देश में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानवतावादी मूवमेंट को अनगिनत सामाजिक बैठकें, धरना प्रदर्शन और रैलियों में शामिल रहे विश्व बौद्ध महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक सामाजिक वैज्ञानिक आरसी बौद्ध की पहचान देश में एक सच्चे अंबेडकरवादी के रूप में है। आरसी बौद्ध एससी ओबीसी माइनॉरिटी के देश के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन बामसेब के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की धम्म क्रांति को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं और पाली भाषा और साहित्य के विकास के लिए जन जन पाली, घर घर पाली आंदोलन चला रहे हैं। आरसी बौद्ध का मानना है कि देश में कोई भी राजनीतिक दल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन और मूवमेंट के लिए गंभीर नहीं है। सभी राजनीतिक दलों को अपने अपने स्वार्थ हेतु और प्रयोजन छिपे हुए हैं। फिर भी बाबा साहब के अनुयायी निराश न हो, आशा और उम्मीद न खोएं, अपने आप पर भरोसा रखते हुए काम करते रहें। बौद्ध मिशन और अंबेडकर मिशन एक दूसरे के पर्याय है। इस मिशन से ही मंजिल हासिल हो सकती है। एक संवाद कार्यक्रम में अमेठी आए श्री आरसी बौद्ध से पारदर्शी विकास ने विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं। राष्ट्रीय संरक्षक विश्व बौद्ध महासंघ और उसके केंद्रीय बोर्ड का मैं सीनियर सदस्य हूँ। वर्तमान में मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ से एमए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ और पाली विषय को मैं पढ़ रहा हूँ। मैं बेसिकली लखनऊ में रहता हूँ। आप डॉक्टर अंबेडकर मिशन मूवमेंट से लंबे समय से जुड़े हैं। आपको बाबा साहब अंबेडकर के मूवमेंट से जुड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट से मैं 1973 में हाई स्कूल पास किया, रनापुर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज हैदरगढ़ से। उसके बाद मैं लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, जो लखनऊ का एक जाना माना प्रतिष्ठित विद्यालय है, महाविद्यालय था, उसमें मैंने इंटर में एडमिशन लिया। मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं रामनाथ जी, वैद्य रामनाथ जी, तो उनके साथ मैं बामसेब की मीटिंगों में जाया करता था। हालांकि उस समय बामसेब का गठन नहीं हुआ था। बामसेब का गठन 1978 में हुआ। तो मैं उन्हीं के साथ बामसेब की मीटिंगों में जाया करता था। उस समय मैं स्टूडेंट था। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा मुझे कुछ जितनी उस आयु में मैं समझ पाया, तो वहाँ से समझा। और फिर मैं जब नौकरी में आया, मैं भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड, जो वर्तमान में उस समय भारत संचार का दूरसंचार विभाग था, तो वहाँ पे मैं सर्विस में आया 21 जुलाई 1982-83 में। और उसके बाद एक हफ्ता नहीं बीता, मैं बामसेब का अधिकृत सदस्य बना दिया गया, क्योंकि उस समय नियम था जो भी सरकारी कर्मचारी हैं और विशेषकर जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक, तो वो बामसेब के सदस्य हो सकते थे। तब से मैं बामसेब में जुड़ा और वहीं से मुझे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, अपने महापुरुषों की विशेष जानकारी मिली और तब से मैं इस मूवमेंट में जुड़ गया। अच्छा, क्या आपको कुछ याद है आपकी पहली सामाजिक बैठक कौन सी थी जिसमें आप शामिल हुए? लखनऊ में बहुत सारी बैठकें हुई हैं। लखनऊ में पुराना किला एक जगह है जहाँ धोबी धर्मशाला है। उसमें मान्यवर कांसीराम साहब, मैं बीएससी का स्टूडेंट था, मान्यवर कांसीराम साहब ने एक कैडर कैंप लिया था, तो उसमें मैं पहली बार शामिल हुआ। फिर उन्होंने नरही में एक कैडर कैंप लिया, उसमें शामिल हुआ। उसके बाद तो बहुत सारी जगहों पे मैं शामिल हुआ, जो भी छोटे बड़े रैली, धरना प्रदर्शन या कैडर कैंप होते थे, तो उसमें शामिल हुआ। और मैं तो गिनती नहीं कर पाऊँगा कि मैं कितनी रैलियों, कितने प्रदर्शनों, कितने सभाओं में भाग लिया। लेकिन यह है कि मैं जब से इस मूवमेंट से जुड़ा, तब तक अनवरत, अथक, और चाहे जैसी परिस्थिति रही हो, मैं इस मूवमेंट से कभी अलग नहीं हुआ और लगातार अभी तक, जब तक स्वास्थ्य है, जब तक सांस है, तब तक इस मूवमेंट में रहूँ। इस बामसेब के अलावा और किन संगठनों में आपने काम किया है? नहीं, बामसेब में तो बेसिकली मैं बामसेब में ही काम किया। फिर जब DS4 बना तो उसमें भी मैं परोक्ष रूप से काम करता था।
और जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ 14 अप्रैल 1984 को, तो उसमें भी मैं बिहाइंड द स्क्रीन या कह लीजिए कि पर्दे के पीछे से जो भी सहयोग हो सकता था करता था। और वर्तमान में मैं विश्व बौद्ध महासंघ का राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। तो इसके माध्यम से मैं भगवान बुद्ध के धम्म से, बाबा साहब के आलोक में बौद्ध धर्म कैसे भारत में फैलेगा, तो उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। जहाँ तक मुझे जानकारी है, भारत में 7,000 से ज़्यादा संगठन ऐसे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आगरा में भाषण दिया था उसमें उन्होंने बहुत गंभीर बात की थी। तो क्या आपको लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे इतने संगठन हैं, इसके बाद भी हमारा भारतीय संविधान उसके सामने चुनौती है, और जो जिस तरह का जो समाज बाबा साहब चाहते थे, क्या वो समाज बन रहा है? देखिए, सही है जो आगरा का भाषण का आपने जिक्र किया है, आप उसको खोल नहीं रहे। मैं बता रहा हूँ कि बाबा साहब बहुत गंभीर हुए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। उसका आशय ये था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब 1942 में वाइसराय काउंसिल के मेंबर बने, तो उन्होंने विदेश में उच्च शिक्षा के लिए उस समय अंग्रेज़ सरकार के जो वाइसराय थे उनसे प्रयास करके 16 लोगों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजा था। वो लोग पढ़ लिख कर भारत आए। बाबा साहब की चाहत ये थी कि जैसा मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, अगर मेरे जैसे विदेशी उच्च शिक्षा प्राप्त और साथी हो जाएंगे तो मेरा आंदोलन और तेज चलेगा। तो वो लोग आने के बाद अपने पेट पूजा में लग गए या कहिए अपने परिवार के पालन में लग गए, बाबा साहब का साथ नहीं दिया। ऐसे लोगों से ही वो दुखी होकर इस बात को कहे थे। और वो उसके बाद माननीय कांसीराम साहब ने पे बैक टू सोसाइटी के एक उन्होंने नारा दे करके, और जो पहले उन्होंने उन्हीं कर्मचारियों से जहां बाबा साहब निराश हुए थे, वहीं से माननीय कांसीराम साहब ने बामसेब के माध्यम से इतना बड़ा आंदोलन देश में खड़ा किया जिसने आमूल चूल परिवर्तन करके दिखाया। मानव भारतीय समाज की इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी नज़र में? भारतीय समाज की तो अपनी अलग अलग, क्योंकि समाज का जो मतलब सामाजिक और शैक्षिक, हाँ, तो जैसे भारतीय समाज, तो समाज का तो मतलब होता है जो समधन आज, जो आज बराबर है, एक तरह का है। भारत का समाज एक तरह का है ही नहीं। ये तो तमाम भाषाई क्षेत्र से, जातीय व्यवस्था से, क्षेत्रीय व्यवस्था से अलग अलग बटा है। आर्थिक रूप से भी ये कई भागों में बटा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत में जो आज बड़ी चुनौती ये है कि बाबा साहब जो इस देश के दबे कुचले समाज को, पिछाड़े गए समाज को आगे बढ़ने का मौका मिला, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत आगे बढ़ने का मौका मिला। और भारत के संविधान को तथाकथित रूप से उसे निष्प्रभावी करने, उसे बदलने या उसमें हेर फेर करने की जो कोशिश हो रही है, ये एक बड़ी समस्या भारत की है। और अगर ये भारत का संविधान बदला जाता है या उस पर कुछ आक्रमण होता है, तो निश्चित रूप से इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। ये फिर देश का जो पिछड़ा गया समाज है, जो संविधान की बदौलत आगे बढ़ा है, फिर हजारों साल पीछे जाएगा। अच्छा, आपने बताया कि आप विश्व बौद्ध महासंघ के राष्ट्रीय सदस्य हैं। जी। इस संगठन का मकसद क्या है? देखिए, इस संगठन का सीधा मकसद है कि हम भगवान बुद्ध का जो धम्म है, बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो हमें धम्म दिया था, उसके आलोक में और भगवान बुद्ध के धम्म को व्यापकता के साथ इसको प्रचार प्रसार करने की पहली योजना है। और हमारे 4 स्लोगन हैं कि जाने इतिहास, क्योंकि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज अपना इतिहास कभी बना नहीं सकता है। जाने इतिहास, तोड़े गुलामी, क्योंकि हम
या हमारा समाज इस देश का जो दबा कुचला समाज है, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, तो एक बड़ी साजिश के तहत इस देश में गुलाम लाचार बनाया गया। तो उसे अपना अगर इतिहास मालूम हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ेगा। और फिर ये है कि हम लोग ये कहते हैं कि वे निभाएं कर्तव्य, जिसका जो कर्तव्य है, जो समाज के लिए दे सकते हैं, जो धर्म की बात कर सकते हैं, जो राजनीति की बात कर सकते हैं, अपने कर्तव्य को निभाएं और समाज को तैयार करें और फिर पुनः इस देश को बौद्ध राष्ट्र बनाना। इन 3-4 पॉइंटों के ऊपर हमारा संघ काम कर रहा है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, बल्कि हम भगवान बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने में अपने जो हमारी रणनीति है उसके तहत काम हो रहा है। अभी तक कौन सी उपलब्धियां नहीं सर, महासंघ की आप तक की उपलब्धियां? देखिए, हमारा संघ अभी जल्दी बना है, बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपसे कहूँगा कि आपको एक घटना याद होगी भंते चंद्रमा जी की, जो धम्मा लर्निंग सेंटर के हेड हैं। जब वो धम्मे के स्तूप पर गए थे तो वहाँ पे उनको लोगों ने पूजा वंदना नहीं करने दिया, कहा कि ये सरकारी है, आपने टिकट नहीं लिया है, जबकि उनके साथ थाईलैंड के 2 भंते थे। तो उसका उन्होंने विरोध किया, फिर उनको वहाँ पूजा वंदना नहीं करने दिया। तो उस घटना को लेके हमारे संघ ने गंभीरता से उसको हम लोगों ने किया और करीब 10-15 हज़ार लोगों को साथ में फिर वहाँ पर उसका विरोध प्रदर्शन हुआ। और उसमें आसपास के तमाम ज़िलों से, बसों से, रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से, अपने साधन से जब बड़े पैमाने पर पहुँचे तो जो गेट भंते जी के लिए बंद किया गया था, वो गेट बिना टिकट लिए और ना कोई पुलिस, ना कोई कानून, ना कुछ, सारे के सारे 10-15 हज़ार लोग उस धम्म स्तूप पे गए। सभी लोगों ने बैठकर हमारे पूज्य भिक्षु संघ के माध्यम से उसमें पूजा वंदना हुई। सारा कुछ करने के बाद हम लोग बाहर आए। उसके बाद से सरकार ने किसी भंते के साथ आज तक ऐसी कोई अभद्रतापूर्ण व्यवहार नहीं किया। तो ये पहला एक विरोध प्रदर्शन हमारे संघ के माध्यम से हुआ। दूसरा, सोनभद्र में एक गांव है, वहाँ के मैं ब्लॉक जहीं याद आ रहा, तो वहाँ पर हमारा कैडर कैंप हुआ। उस कैडर कैंप को लोगों ने रात में सुना, क्योंकि वो कैडर कैंप रात के 1-2 बजे तक चला। उसमें से सभी समाज के लोग थे। तो वहाँ के जो प्रधान हमारे यादव समाज के थे, तो उन्होंने दूसरे दिन कहा मेरी तरफ से व्यवस्था होगी। और पूरे गांव के लोगों ने मुझे लगता है कि वो छोटा गांव था, करीब 60-70 घर रहे होंगे, सारे लोगों ने फिर बनते बुलाए गए, बहुत दीक्षा लिया और उन्होंने 2 बीघे ज़मीन हमारे संघ को दान किया कि इसमें आप बुद्ध विहार बनाइए। तो ऐसी अभी छोटी छोटी उपलब्धियों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम धम्म के काम के लिए हैं, तो सामाजिक परिवर्तन थोड़ा धीरे धीरे होता है और इसलिए हम हताश निराश नहीं हैं। लेकिन आने वाले समय में संघ बड़े पैमाने पे काम करेगा। बाबा साहब की भी ऐसी चाहत थी कि वर्ल्ड लेवल का एक संगठन बनना चाहिए। हमारे श्रीलंका से, ताइवान से, श्रीलंका और थाईलैंड से तमाम जगह संपर्क स्थापित हैं और 4 भंते हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इसमें उन्होंने संरचना दिया है और वो लोग उनके मार्गदर्शन में विदेशों में भी काम जल्दी शुरू होगा। इधर पाली भाषा के और साहित्य के विकास के लिए क्या कर रहे हैं? पाली भाषा और साहित्य के विकास के लिए हमारी कई संस्थाएं काम कर रही हैं और अभी हमारे जो सेंट्रल संस्कृत विश्वविद्यालय गोमती नगर में है, तो वहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल के नेतृत्व में हम लोगों ने पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने में सफलता हासिल किया है। 8वीं अनुसूची में उसको शामिल करने के लिए बड़े पैमाने पर पत्राचार के माध्यम से एक आंदोलन चल रहा है। और तीसरा ये कि जो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय है, उसके माध्यम से हम लोग ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स यानी दूरस्थ शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं और जल्दी ही पूरी आशा और विश्वास है कि दूरस्थ एजुकेशन चालू हो जाएगा। तो पाली भाषा हमारे जो सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोग हैं, जो बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, पाली के वो अनुयायी हैं, पाली पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों को एक सेवा उपलब्ध होगी। और इसके अलावा जो हमारे सोशल मीडिया के चैनल हैं, उनके माध्यम से पाली शिक्षा पे बड़े स्तर पे काम हो रहा है। छोटे छोटे हम लोग साहित्य बांट रहे हैं, जिसमें पाली से सीखने के विषय में बड़े पैमाने पर हैं। धम्मलिपि के बारे में भी हमारे कई
जो साथी हैं वो उसका कैडर कैंप या प्रशिक्षण या शिविर लगाते हैं। हमारे लखनऊ की कई संस्थाएं हैं जिसमें पाली बौद्ध संस्कृति पाली विकास समिति है, तो उसके माध्यम से हम लोग परीक्षाएं आयोजित कराते हैं। और हाई स्कूल इंटर में भी बड़े पैमाने पे फॉर्म भरवा के लोग परीक्षा दे रहे हैं। तो आने वाले समय में पाली के लिए पूरा हमारा एक नारा है कि घर घर पाली जन जन पाली, इस नारे के तहत काम कर रहे हैं। उसी के तहत आज यहाँ इस बुद्ध विहार में भी कार्यक्रम हुआ जिसमें मुझे आने का मौका मिला। तो पाली के प्रचार प्रसार में, क्योंकि पाली अगर भाषा को हमारे लोग सीखते हैं तो भगवान बुद्ध के वचनों को सीखेंगे, और जब भाषा को सीखेंगे तो साहित्य को समझ पाएंगे। साहित्य और भाषा मिल करके समाज के संस्कृति का निर्माण होता है। इस मिशन के तहत काम कर रहे हैं। आप वामसेप के फाउंडर मेंबर रहे हैं। वामसेप और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों के लिए आपका क्या संदेश है अंतिम? मैं उनके लिए कोई संदेश विशेष नहीं, वो सभी विद्वान लोग हैं। मैं केवल इतना कहूँगा कि अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के समाज हित में अपने महापुरुषों को सपना पूरा करने के लिए जितनी कोशिश कर सकते हैं वो दिन रात एक कर दें, क्योंकि जो चैलेंज बहुत बड़ा सामने है, और तभी हमारा ये मिशन पूरा होगा। वामसेप का मिशन पूरा होगा और महापुरुषों का जो उन्होंने सोचा था, जो उनकी चाहत थी, वो पूरी होगी।